क्या आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं? क्या आप हमेशा उलझन, तनाव और उदासी से घिरे रहते हैं? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि आप अपने जीवन के सही उद्देश्य से भटक गए हैं। हर इंसान के लिए ब्रह्मांड ने एक खास योजना बनाई है जो उसकी जिंदगी को सफलता और खुशियों से भर सकती है। लेकिन यह योजना तभी सफल होगी जब आप खुद के प्रति ईमानदार रहेंगे। इस समरी में आप यह जानेंगे कि क्यों कई लोग अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अक्सर खुद को धोखा देते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे काम करते हैं जो हमारे दिल की आवाज नहीं होते। खुद के साथ सच्चा होना और अपने सपनों को अपनाना हर इंसान के लिए सबसे अहम फैसला है। यह समरी आपको बताएगी कि अपनी नियति, डेस्टिनी तक पहुंचने का रास्ता क्या है और इस सफर में आपको किन बदलावों से गुजरना पड़ेगा। आप उन साधनों के बारे में जानेंगे जो आपको आत्मज्ञान, एनलाइटमेंट की ओर ले जा सकते हैं। आत्मज्ञान हासिल करना आसान नहीं है। इस सफर में कई मुश्किलें और चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह समरी आपको उनके लिए तैयार करेगी। आप यह भी सीखेंगे कि कैसे कठिन से कठिन समय में भी स्थिर और मजबूत बने रह सकते हैं। बच्चों को अक्सर इंसानी परिपूर्णता, ह्यूमन परफेक्शन का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उनके मन बिल्कुल साफ होते हैं और उनके भीतर डर या चिंता नहीं होती। हमें अपनी नियति तक पहुंचने के लिए इसी मानसिकता की जरूरत है, लेकिन बड़े होने के साथ यह खासियत हम कहीं खो देते हैं। इसे फिर से पाने की प्रक्रिया को आत्मजागरण, सेल्फ अवेकनिंग कहा जाता है। यह समरी आपको आत्मजागरण की 7 महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बताएगी जो आपको अपनी असली पहचान और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेंगे। क्या आप अपने भीतर छुपी इस शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? तो आइए इस सफर का पहला अध्याय शुरू करते हैं। रात घनी और अंधेरी थी। एक सस्ते से मोटल के कमरे में डेनियल नाम का एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था। कमरे में केवल एक बल्ब जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी दीवारों पर ठहरी हुई थी। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। वह उसकी ठंडी धातु को अपने माथे पर महसूस कर रहा था। उसकी आंखें सुनी सुनाई यादों से भरी हुई थीं। मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या मेरी जिंदगी का यही अंत है? उसकी उंगलियां धीरे धीरे ट्रिगर पर दबने लगीं। तभी कमरे में अचानक से एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि डेनियल अपनी आंखें पूरी तरह खोल नहीं सका। वह डर और हैरानी के बीच कहीं उलझ गया। उसकी सांस तेज चलने लगी और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उस तेज रोशनी के बीच उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी जिंदगी अनमोल है। तुमने जो अभी तक सोचा है तुम उससे कहीं ज्यादा हो। डेनियल हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत रिवॉल्वर फेंक दी और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन दिल में कहीं उम्मीद की हल्की किरण महसूस हो रही थी। डेनियल कभी खुशहाल इंसान हुआ करता था, एक बड़ी होटल चेन का मालिक जिसके पास सब कुछ था। उसकी पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे और वह अपने परिवार के साथ बड़े से आलीशान घर में रहता था। उसके गैरेज में महंगी गाड़ियां थीं और उसका समाज में अच्छा रुतबा था। लेकिन डेनियल को अपने काम से इतना लगाव था कि वह दिन रात काम में ही डूबा रहता। धीरे धीरे यह आदत उसकी जिंदगी में जहर बन गई। काम की वजह से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। उसकी पत्नी उससे दूर होने लगी। बच्चे उससे बातें करने से कतराने लगे। वह इस बात को समझ नहीं पाया और अपने करियर को ही सब कुछ मानता रहा। अंततः बात इतनी बिगड़ गई कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। डेनियल का घर टूट गया। अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। वह रात दिन नशे में डूबा रहता। हालांकि उसकी कंपनी अब भी अच्छे मैनेजरों की वजह से चल रही थी, लेकिन डेनियल के अंदर का इंसान टूट चुका था। उस रात की घटना के बाद डेनियल को ऐसा महसूस हुआ कि उसे दूसरा मौका दिया जा रहा है। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस पहुंचा तो उसे उसका एक सहकर्मी एरिक मिला। एरिक ने उसे बताया कि उसने एक मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार की टिकट खरीदी थी, लेकिन वह खुद वहां नहीं जा सकता था। उसने वह टिकट डेनियल को दे दी। डेनियल को ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह हमेशा से ही व्यावहारिक सोच रखने वाला इंसान था, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब सी आवाज उठी कि उसे इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। सेमिनार में डेनियल ने एक जाने माने प्रेरक वक्ता को सुना। उनकी बातें सीधी दिल में उतर रही थीं। डेनियल को ऐसा लगने लगा कि जैसे वे बातें उसी के लिए कही जा रही हैं। सेमिनार खत्म होने के बाद भी डेनियल वहीं बैठा रहा। वह सोचने लगा,
क्या मैं अपनी जिंदगी सही तरीके से जी रहा हूं? क्या वाकई में खुश रहना इतनी बड़ी चुनौती है? तभी उसने देखा कि उसके पास एक लिफाफा पड़ा हुआ है। उसे खोलने पर अंदर से एक चिट्ठी निकली। उस पर लिखा था, अपनी झूठी जिंदगी जीना बंद करो, अपने दिल की सुनो और तुम्हारी नियति तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे बैक स्टेज मिलो। डेनियल उत्सुकता से बैक स्टेज गया। वहां किसी ने उसे रोका नहीं। एक छोटे से कमरे के बाहर उसने एक दरवाजे पर चमकता हुआ चांदी का सितारा देखा। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला। वह निराश होकर जाने ही वाला था कि दरवाजा खुला। अंदर एक लंबा, आकर्षक व्यक्ति खड़ा था जिसने लाल रंग का चोगा पहना हुआ था। उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। उसने खुद को जोनाथन माइल्स बताया। डेनियल चौंक गया। उसने यह नाम पहले भी सुना था। जोनाथन कभी एक मशहूर वकील हुआ करता था, लेकिन अचानक वह गायब हो गया था। लोगों का कहना था कि वह हिमालय में जाकर साधु बन गया है और अब वही आदमी डेनियल के सामने खड़ा था, यह कहने के लिए कि वह डेनियल को उसकी जिंदगी की सही राह दिखाने आया है। डेनियल ने जोनाथन से पूरी रात बात की। उनकी चर्चा ने डेनियल के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। जोनाथन ने उसे समझाया कि जिंदगी का असली सुख सफलता और दौलत में नहीं, बल्कि अपने अंदर के सच्चे इंसान को पहचानने में है। जाते जाते जोनाथन ने कहा, कल सुबह 5 बजे मुझसे हेलियोस होटल के गार्डन में मिलो। यह डेनियल के अपने होटलों में से एक था। सुबह जल्दी मिलने की बात सुनकर वह हैरान हुआ, लेकिन जोनाथन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह का समय रूह और मन को जागृत करने का सबसे अच्छा वक्त होता है। डेनियल ने इस बात को दिल से लगाया और अपनी जिंदगी को बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। वह समझ गया था कि यह उसका दूसरा मौका है। जिंदगी उसे कुछ सिखाना चाहती है और अब वह इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार था। अगले दिन सुबह के ठीक 5 बजे डेनियल होटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने उसे बताया कि जोनाथन रॉयल स्वीट में रुके हुए हैं। यह होटल का सबसे शानदार और खूबसूरत कमरा था। डेनियल ने मन ही मन सोचा, वाह, ये आदमी सच में रॉयल तरीके से जीता है। डेनियल जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि जोनाथन एक बड़े स्पीकर पर म्यूजिक बजा रहे थे और अपने अंदाज में गुनगुना रहे थे। उनकी ऊर्जा देखकर लग रहा था जैसे वह जिंदगी का हर पल पूरी मस्ती से जीते हैं। जोनाथन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज का पहला सबक शुरू करते हैं, लेकिन कमरे में नहीं, बाहर चलते हैं। डेनियल थोड़ा चौंका, लेकिन उत्सुक भी था। जोनाथन उसे होटल के पार्किंग एरिया में ले गए, जहां उनकी चमचमाती काली कार खड़ी थी। यह एक स्पोर्ट्स कार थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। डेनियल हैरान था। दोनों कार में बैठे और जोनाथन ने गाड़ी स्टार्ट की। उनकी मंजिल थी एक पुरानी घाटी जहां दूर एक झरना बहता था। रास्ते में जोनाथन ने उसे जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया, खुद को समझो और खुद से प्यार करो। जोनाथन बोले, देखो, लोग हमेशा कहते हैं कि वर्तमान में जियो। यह सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य को भूल जाओ। असली खेल तब होता है जब तुम वर्तमान और भविष्य दोनों के बीच संतुलन बना पाते हो। उन्होंने आगे कहा, जो लोग अपने सपनों का पीछा नहीं करते वो डर के कारण ऐसा करते हैं। डर तुम्हारे दिल में हर गलत फैसले की जड़ है। इसे पहचानना और दूर करना सबसे जरूरी है। डेनियल जोनाथन की हर बात को ध्यान से सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन की सच्चाई थी। कुछ समय बाद वे घाटी के पास पहुंचे। वहां हवा ठंडी और ताजी थी। झरने की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। जोनाथन ने डेनियल को पास के एक बड़े पत्थर पर बैठने को कहा। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर कोई डर नहीं होता। हम मासूम होते हैं, हर चीज को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें डरना सिखा देता है। हमें खुद को अलग साबित करने की बजाय भीड़ का हिस्सा बना दिया जाता है। उन्होंने समझाया कि डर हमें बड़े सपने देखने से रोकता है। उन्होंने डेनियल से पूछा, तुम्हारे सबसे बड़े डर क्या हैं? डेनियल ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे असफल होने का डर है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पसंद करें। जोनाथन मुस्कुराए और बोले, यही डर तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तुम्हें इसे पहचान कर इससे बाहर निकलना होगा। फिर उन्होंने डेनियल को गुफा के अंदर चलने को कहा।
गुफा में घुसते ही चारों ओर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही जोनाथन ने एक मशाल जलाई, गुफा की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। जोनाथन ने कहा, देखो, ये परछाइयां हमें यह सिखाती हैं कि जो हम देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। हर चीज को गहराई से देखने की आदत डालो। गुफा से बाहर आने के बाद जोनाथन डैनियल को झरने के पास ले गए। उन्होंने उससे कहा, झरने के नीचे जाओ और सोचो कि यह पानी तुम्हारे सारे डर, झूठे विश्वास और कमजोरियों को बहा ले जा रहा है। डैनियल झरने के नीचे गया। ठंडा पानी उसके चेहरे और शरीर पर गिर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सच में ऐसा महसूस किया कि उसका मन हल्का हो रहा है। कुछ ही देर में वह झरने से बाहर आया। उसका चेहरा चमक रहा था। उसने जोनाथन की तरफ देखा और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक नई शुरुआत की है। जोनाथन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली बदलाव है। जब तुम अपने डर को पहचान कर उसे दूर कर देते हो, तब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए जोनाथन ने एक नई बात छेड़ी, डैनियल, अब समय है तुम्हें चॉइस पॉइंट के बारे में समझाने का। डैनियल ने जिज्ञासा से पूछा, चॉइस पॉइंट? ये क्या है? जोनाथन मुस्कुराए और बोले, ये वह पल है जब तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना होता है। यह एक मोड़ होता है जहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। कई बार यह दर्द, संघर्ष या किसी बड़ी चुनौती के साथ आता है। उन्होंने आगे समझाया, चॉइस पॉइंट तुम्हें परखता है। यह देखता है कि क्या तुम अपने सपनों के लिए सच में तैयार हो, या फिर तुम उसी नकली जिंदगी को जीते रहोगे जिसे तुम अब तक सच मानते आए हो। अगर इस मौके पर तुमने सही फैसला नहीं लिया तो पूरी जिंदगी पछतावा ही तुम्हारा साथी होगा। हाईवे छोड़कर जोनाथन ने गाड़ी एक संकरी सड़क पर मोड़ दी। डैनियल को समझ नहीं आया कि वे कहां जा रहे हैं। कुछ देर बाद एक छोटा सा हॉस्पिटल दिखाई दिया। हम यहां क्यों आए हैं? डैनियल ने हैरानी से पूछा। जोनाथन ने कहा, यहां तुम्हें किसी से मिलवाना है, चलो अंदर चलते हैं। अंदर पहुंचने पर जोनाथन डैनियल को एक कमरे में ले गए। वहां एक बीमार आदमी लेटा हुआ था। डैनियल, यह पीटर है, वह तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता है, जोनाथन ने कहा। पीटर ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था। बचपन में मेरी कहानियां और कविताएं बहुत सराही जाती थीं। मैंने कई पुरस्कार भी जीते थे, लेकिन मेरी मां चाहती थी कि मैं अकाउंटेंट बनूं। उन्होंने मुझसे कहा कि लेखक बनकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। डर के कारण मैंने उनकी बात मान ली और वही किया जो उन्होंने चाहा। पीटर थोड़ी देर रुके, फिर बोले, मेरा करियर अच्छा चला, शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से मैं कभी खुश नहीं था। मैंने अपनी असली जिंदगी जीने की हिम्मत ही नहीं की। अब मैं यहां हूं, मौत के इंतजार में। मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा है। जिन लोगों के लिए मैंने अपनी ख्वाहिशें छोड़ी, उनमें से कोई अब मेरे साथ नहीं है। डैनियल ने चुपचाप सुना। पीटर की बातें उसके दिल को छू गईं। डैनियल, याद रखना, पीटर ने कहा, आखिर में तुम्हें सिर्फ खुद को जवाब देना होता है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सच्चाई को मत भूलना। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त डैनियल सोच में पड़ गया। उसे अब चॉइस पॉइंट की असली अहमियत समझ में आने लगी थी। जोनाथन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने पीटर की कहानी सुन ली। अब यह तय करना तुम्हारा काम है कि जब तुम्हारा चॉइस पॉइंट आए तो तुम क्या करोगे। होटल लौटने के बाद जोनाथन ने डैनियल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपनी यह कार मुफ्त में दे सकता हूं, लेकिन इसके साथ मेरी कोचिंग छोड़नी होगी। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। डैनियल चौंक गया। यह वही कार थी जिसे वह हमेशा से चाहता था, लेकिन उसने जोनाथन की सिखाई बातों को याद किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं कार नहीं लूंगा, मुझे आपकी कोचिंग चाहिए। मुझे सच्ची जिंदगी जीने की कला सीखनी है। जोनाथन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुमने सही चुना डैनियल। यही वह बलिदान है जो हर किसी को अपने सपनों के लिए देना होता है। डैनियल को उस दिन समझ आ गया कि असली जीत किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने और उस पर चलते रहने में है। सुबह करीब 5 बजे का समय था। डेरेक जब एडक्वेस्ट सेंटर पहुंचा तो उसने देखा कि डैनियल रिसेप्शन एरिया में खड़ा था। वह वहां मौजूद स्टाफ के साथ हल्की फुल्की बातें कर रहा था और सभी ठहाके लगा रहे थे। जैसे ही डैनियल की नजर डेरेक पर पड़ी, उसने मुस्कुराते हुए उसे इशारा किया। कुछ ही मिनटों में दोनों सेंटर से बाहर निकलकर एक टैक्सी में बैठ गए। रास्ते में डैनियल ने बातचीत शुरू की। उसने कहा,
आज मैं तुम्हें आत्म जागृति के तीसरे चरण के बारे में बताऊंगा। इसे कहते हैं अचरज और नई संभावनाओं को समझना। डैनियल ने समझाते हुए कहा, जब तुम जीवन को गहराई से देखना शुरू करते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि यह दुनिया कितनी अनोखी और सुंदर है। हर चीज के पीछे एक कहानी छिपी होती है, लेकिन इसी दौरान एक नई चुनौती आती है, अनजाने रास्तों पर जाने का डर। यह डर तुम्हारे भीतर अस्थिरता ला सकता है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि बिना इसे महसूस किए तुम खुद को पूरी तरह से नहीं जान सकते। फिर उसने डेरेक की आंखों पर एक कपड़ा बांध दिया और मुस्कुराकर कहा, अब इस सफर को दिल से महसूस करो। डेरेक को थोड़ी बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसने चुपचाप डैनियल का साथ दिया। डैनियल ने आगे कहा, इस तीसरे चरण में तुम वो खुशी महसूस कर सकते हो जो शायद तुमने बचपन में कभी महसूस की हो, लेकिन ये खुशी हमेशा स्थायी नहीं रहती। इसके साथ एक हल्का सा दुख भी आता है। यह दुख उस झूठी जिंदगी की वजह से है जिसे तुम अब तक जीते आए हो। जब सच्चाई सामने आती है तो यह थोड़ी तकलीफदेह होती है, लेकिन यह भी जरूरी है। थोड़ी देर बाद टैक्सी रुक गई। डैनियल ने डेरेक को गाड़ी से बाहर निकाला और उसकी आंखों से कपड़ा हटा दिया। जब डेरेक ने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक शानदार आर्ट गैलरी के सामने खड़ा था। अंदर मशहूर कलाकार साल्वाडोर डाली की पेंटिंग्स लगी हुई थीं। डैनियल ने गैलरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आत्म जागृति के तीसरे चरण में पहुंचना ऐसा ही है जैसे तुम्हारी आंखों से पर्दा हट गया हो। अब तुम दुनिया को उसकी असली खूबसूरती में देख सकते हो। हर चीज बोलती हुई लगती है। ये दुनिया भी डाली की पेंटिंग्स की तरह है, रंगीन, जिंदा और अनोखी। बस तुम्हें इसे समझने और महसूस करने की जरूरत है। डेरिक के अगले सेशन का समय 1 महीने बाद आया। इस बार डैनियल ने उसे एक स्कूल में बुलाया जिसका नाम था स्टोन लर्निंग इंस्टीट्यूट। यह स्कूल उन बच्चों के लिए था जिन्हें विशेष ध्यान और मदद की जरूरत होती है। डेरेक स्कूल के अंदर दाखिल हुआ और खाली पड़े हॉल से गुजरते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे ड्रम की आवाज सुनाई दी। आवाज एकदम लयबद्ध थी। वह आवाज की दिशा में बढ़ता गया और आखिरकार रूम नंबर 101 के पास आकर रुका। ड्रम की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ा झिझकते हुए उसने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखते ही वह चौंक गया। डैनियल कमरे के बीचों बीच बैठा था और पूरे ध्यान के साथ ड्रम बजा रहा था। ड्रम के साथ वह लगातार बोल रहा था, हर जवाब तुम्हारे भीतर है, अपने डर का सामना करो और तुम उड़ना सीख जाओगे। डेरेक कुछ पल तक यह सब देखता रहा। कुछ मिनट बाद डैनियल ने ड्रम बजाना बंद किया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, अब समय आ गया है चौथे चरण की यात्रा का। इस चरण में तुम्हें गाइड या मास्टर से मार्गदर्शन लेना होगा। डैनियल ने समझाया, जब तुम आत्म जागृति के तीसरे चरण को पार कर लेते हो तो तुम्हारे सवाल बढ़ने लगते हैं। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें ऐसे लोगों के पास ले जाती है जिनके पास ज्ञान और अनुभव होता है। इन लोगों को हम मास्टर कहते हैं। लेकिन याद रखना, हर जवाब तुरंत नहीं मिलेगा। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना जरूरी है। कोई भी इंसान एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकता। ब्रह्मांड तुम्हें तभी सही सबक देगा जब तुम उसके लिए तैयार होगे। डैनियल ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें आंख मूंद कर किसी भी जानकारी को स्वीकार नहीं करना है। किताबें, शिक्षक और सेमिनार तुम्हें नए विचार देंगे, लेकिन तुम्हारा असली उद्देश्य खुद को समझना है। इसके लिए तुम्हें आत्मचिंतन करना होगा। उसने एक सुझाव दिया, एक डायरी रखो। उसमें रोजाना अपनी भावनाओं, अनुभवों और विचारों को लिखो। इससे तुम अपने चरित्र और अपने कामों को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। डैनियल ने ब्रह्मांड के सिखाने के तरीके के बारे में भी बताया। उसने कहा, यूनिवर्स हमेशा तुम्हें सबक सिखाने के लिए परिस्थितियां पैदा करता है। मान लो, अगर यूनिवर्स चाहता है कि तुम माफ करना सीखो तो कोई तुम्हें धोखा देगा। अगर तुम उस इंसान को माफ नहीं कर पाते तो तुमने अपना सबक नहीं सीखा। फिर ब्रह्मांड और कठिन परिस्थिति पैदा करेगा। जब तक तुम माफ करना नहीं सीखोगे, ये घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में दोहराई जाएंगी। उसने समझाया कि हर मुश्किल परिस्थिति के पीछे एक संदेश छुपा होता है। उसने कहा, अगर तुम पहली बार में ही अपना सबक सीख जाते हो तो ब्रह्मांड वैसी परिस्थितियां दोबारा नहीं बनाएगा, लेकिन अगर नहीं तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। डैनियल की बातों ने डेरेक को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ चुका था कि हर समस्या के पीछे कोई गहरा अर्थ होता है। डैनियल ने उसे सिखाया कि हर चुनौती एक मौका है कुछ नया सीखने का।
यही आत्म जागृति के चौथे चरण का असली संदेश था। जोनाथन के साथ चौथे सेशन के बाद डेरेक के दिन बेहद उलझन भरे हो गए। वह हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता। उसे अजीब से डर सताने लगे थे। सबसे पहले तो उसे जोनाथन की बातों पर ही शक होने लगा। क्या जोनाथन की जिंदगी और बदलाव की थ्योरी सच में सही है? यह सवाल उसके मन में बार बार आता। रातों की नींद भी उड़ी हुई थी। अचानक से सीने में उठते दर्द के कारण वह जाग जाता। कई बार उसे लगता कि उसने इस कोचिंग प्रक्रिया को शुरू करके गलती कर दी। अपनी पुरानी आसान जिंदगी अब उसे ज्यादा सुकून भरी लगने लगी। लेकिन इन कठिन दिनों के बीच कुछ पल ऐसे भी आते जब उसे अनोखी खुशी का अनुभव होता। ऐसा लगता जैसे पहली बार वह सच में जी रहा हो। एक सुबह वह जल्दी उठकर सूरज निकलते हुए देखने गया। सूरज की लालिमा और आसमान के बदलते रंगों को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह यह समझने लगा कि दुख और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह भावनात्मक यात्रा 6 हफ्तों तक चलती रही। फिर एक दिन उसे जोनाथन का संदेश मिला। अगला सेशन चिड़ियाघर में होगा, मुझे बटरफ्लाई हेवन सेक्शन में ढूंढना, जोनाथन ने लिखा। चिड़ियाघर पहुंचकर डेरेक ने जोनाथन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं कोई साधु जैसी पोशाक वाला व्यक्ति नजर नहीं आया। उसने अन्य विजिटर्स और गाइड्स से पूछा, लेकिन किसी ने भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद डेरेक अधीर होने लगा। तभी उसकी नजर बटरफ्लाई हेवन की ओर गई। वहां उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक आदमी जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, तितलियों से भरा एक चोगा पहने खड़ा था। वह और कोई नहीं, जोनाथन था। उसने डेरेक को देखकर हाथ हिलाया और अंदर आने का इशारा किया। कैसा महसूस हो रहा है? जोनाथन ने मुस्कुराते हुए पूछा। डेरेक ने कहा, मैं कभी कभी बहुत दुखी महसूस करता हूं तो कभी खुशी से भर जाता हूं। जोनाथन ने उसकी पीठ थपथपाई और समझाया, तुम अब आत्म जागृति के 5वें चरण में हो। यह चरण है बदलाव और नए जन्म का। जोनाथन ने तितलियों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, तितली बनने से पहले कैटरपिलर को खुद को बदलने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वह कुकून बनाती है और खुद को पूरी तरह तोड़ती है। बिना यह दर्द सहे वह तितली नहीं बन सकती। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। इस बदलाव के दौरान तुम्हें हार मानने का मन करेगा, जोनाथन ने आगे कहा, लेकिन इसका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है बात करना। उनसे बात करो जो तुम्हारी तरह इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें प्रेरित करेंगे। डेरेक ने पूछा, और अगर मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं? जोनाथन ने जवाब दिया, तब तुम खुद से बात करो। इसे सेल्फ टॉक कहते हैं। अपनी भावनाओं और विचारों को लिखने के लिए एक डायरी रखो। इससे न केवल तुम्हारा मन हल्का होगा, बल्कि तुम्हें अपने पिछले अनुभवों को समझने का भी मौका मिलेगा। डेरेक अब समझ चुका था कि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, लेकिन यह बदलाव उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। उसने जोनाथन की बातें मन में बसाकर अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। 5वें सेशन के बाद डार की जिंदगी में धीरे धीरे सुधार होने लगा। अब उसे जिंदगी पहले से आसान लगने लगी थी। उसका दुख और दर्द कम हो रहा था। वह अब ज्यादा हल्का महसूस करता था और खुश रहने की कोशिश करता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह अपने बच्चों से हर हफ्ते मिलने लगा था। इन मुलाकातों ने डार और उसके बच्चों के बीच का रिश्ता बेहतर बना दिया। बच्चे भी अब उससे खुलकर बातें करने लगे थे। उन्होंने एक दिन डार से कहा कि वह पहले से ज्यादा शांत और ध्यान देने वाला लग रहा है। डार की जिंदगी में सिर्फ बच्चों के साथ रिश्ता सुधारने का बदलाव नहीं हुआ था। लाइब्रेरी में एक लड़की साशा से उसकी अक्सर मुलाकात हो जाती थी। साशा, जो जोड़ों के इलाज में एक्सपर्ट थी, डार को बहुत अच्छी लगती थी। उसकी मुस्कान और उसकी बातें डार को बहुत खास महसूस कराती थीं। धीरे धीरे डार को यकीन होने लगा कि वह साशा से प्यार करने लगा है। साशा के साथ समय बिताना उसकी जिंदगी को फिर से खुशनुमा बना रहा था। डार को लगने लगा कि जैसे सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ रहा है। इसी बीच एक दिन डार को जोनाथन का मैसेज मिला। उसने डार को अगले दिन सुबह 9 बजे कोर्ट में मिलने के लिए बुलाया। यह सुनकर डार थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह तय समय पर कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक पुलिस ऑफिसर मिला, जिसने उसे अंदर ले जाकर बैठने का इशारा किया। वहां एक जज और वकील पहले से मौजूद थे, लेकिन जोनाथन अभी तक नहीं पहुंचा था। डार बेंच पर बैठने ही वाला था कि जज ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें अपराधियों वाली सीट पर बैठना होगा। डार थोड़ा असहज महसूस करते हुए वहां जाकर बैठ गया।
तभी उसने देखा कि वकील कोई और नहीं बल्कि खुद जोनाथन था। जोनाथन ने डार को समझाया, यह सेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह तुम्हारी अगली परीक्षा है। उसने बताया कि आत्म जागरूकता की छठी स्टेज को परीक्षा या ट्रायल कहा जाता है। यह स्टेज इस बात की परीक्षा लेती है कि क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जोनाथन ने डार को एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सोने की खान में काम करते हुए बिता दी थी, अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन उसे कभी भी इतना सोना नहीं मिला कि वह अमीर बन सके। एक दिन थक हार कर उसने काम छोड़ दिया। अगले दिन वहां एक दूसरा आदमी आया। उसने देखा कि चट्टान पहले से कमजोर है। उसने बस एक वार किया और चट्टान टूट गई। उसके अंदर से सोने का एक बड़ा टुकड़ा निकला, जितना बड़ा वहां कभी किसी ने नहीं देखा था। जोनाथन ने कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के सबसे करीब आने से पहले सबसे बड़ी परीक्षा होती है। लोग अक्सर उस वक्त हार मान लेते हैं जब वे जीत से बस एक कदम दूर होते हैं। उसने डार को समझाया कि मुश्किल हालात में धैर्य रखना और मेहनत जारी रखना ही असली जीत है। इसके बाद जोनाथन ने डार को बताया कि अब उसे इंग्लैंड जाना है। वहां उसका अगला असाइनमेंट है, लेकिन जाने से पहले वह डार से एक आखिरी बार मिलना चाहता था। इसलिए उन्होंने सुबह 5 बजे एक आखिरी कोचिंग सेशन रखने का फैसला किया। आखिरी सेशन रोलिंग हिल्स कब्रिस्तान में होना था। डार जब वहां पहुंचा तो चारों तरफ गहरी धुंध छाई हुई थी। दूर कहीं एक चर्च से घंटियों और प्रार्थनाओं की धीमी आवाजें आ रही थीं। माहौल में सन्नाटा और रहस्य छाया हुआ था। डार यह सब गौर से देख और सुन रहा था कि अचानक उसने धुंध के बीच से किसी को आते देखा। वह जोनाथन था। जोनाथन के हाथ में ताजे फूलों का एक गुच्छा था। बिना कुछ कहे डार चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। दोनों खामोशी से चलते हुए कब्रिस्तान के एक कोने तक पहुंचे। वहां एक ताजा खुदी हुई कब्र थी। डार ने हैरानी से पूछा, यह किसकी कब्र है? जोनाथन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, यह तुम्हारी कब्र है। जोनाथन ने समझाया कि आत्म जागरूकता का आखिरी चरण है ज्ञान की प्राप्ति या एनलाइटनमेंट। इसे पाने के लिए आपको अपनी मौत को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप मर जाएं, बल्कि यह समझें कि मौत हर रोज हमारे करीब आ रही है। लेकिन समस्या यह है कि हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनगिनत समय हो। हम सोचते हैं कि परिवार के साथ समय तभी बिताएंगे जब हमारी जिंदगी पूरी तरह सेट हो जाएगी या जब हमारे पास पैसा होगा। हमें लगता है कि हम तब तक अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते जब तक हालात बिल्कुल सही न हो। लेकिन सच्चाई यह है कि वह परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जिंदगी तेजी से गुजरती जाती है और हमें इसका एहसास तब होता है जब हम मौत के करीब पहुंच जाते हैं। जोनाथन ने डार से कहा, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं जो सच में मायने रखती हैं, जैसे परिवार, दोस्त और सपने। और जब हमें मौत का सामना करना पड़ता है तब हमें पछतावा होता है कि हम खुलकर जी नहीं पाए। डार को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कई अहम चीजों को नजरअंदाज किया है। उसने अपने बच्चों को कभी वह प्यार और समय नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। उसने साशा के लिए अपनी भावनाओं को कभी खुलकर व्यक्त नहीं किया। अब उसे महसूस हुआ कि अगर उसकी मौत अचानक हो जाए तो उसके दिल में बहुत पछतावा होगा। जोनाथन ने डार को एक काम दिया। उसने कहा, अपने लिए एक शोक संदेश लिखो, जैसे वह किसी के गुजरने के बाद पढ़ा जाता है। इसे बार बार पढ़ो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि जिंदगी छोटी है और उसे खुलकर जीने का समय अभी है। इसके बाद जोनाथन ने अपना जर्नल निकाला और अपना खुद का लिखा शोक संदेश पढ़ने लगा। उसकी बातें सुनकर डार के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन जब उसने सिर उठाया तो जोनाथन वहां नहीं था। वह गायब हो चुका था। डार ने जल्दी जल्दी कब्रिस्तान से बाहर निकलने का फैसला किया। चलते चलते उसने घास पर कुछ चमकती हुई चीज देखी। पास जाकर उसने देखा कि यह एक सुनहरे रंग की बुद्ध की छोटी सी मूर्ति थी, जिसके साथ एक लेदर की पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी के अंदर एक नोट था। नोट में लिखा था, जागो और अपनी रोशनी से दुनिया को चमकाओ, ढेर सारा प्यार, जोनाथन। डार ने उस मूर्ति और नोट को गले से लगा लिया और उसे पहन लिया। कब्रिस्तान से बाहर निकलते वक्त वह बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा था। आज उसे लगा कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। इस समरी में हमने सेल्फ अवेकनिंग के 7 चरणों के बारे में जाना। ये वो स्टेज हैं जो हमें खुद को समझने,
अपनी सच्चाई को अपनाने और जिंदगी में असली मकसद को पाने में मदद करते हैं। आइए इन 7 चरणों को एक अलग अंदाज में समझते हैं। पहला चरण, झूठ से भरी जिंदगी से सामना करना। यह वह स्टेज है जब आप महसूस करते हैं कि अब तक आपने अपनी असल इच्छाओं को नजरअंदाज किया है। आप हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन जैसे ही आप इस झूठ को पहचानते हैं और अपनी सच्चाई को अपनाते हैं, आप एक नई आजादी महसूस करते हैं। डर को पीछे छोड़कर अपनी पहचान को अपनाना इस स्टेज का पहला कदम है। दूसरा चरण, अहम मोड़ पर निर्णय लेना। यह वह पल है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो आपको अंदर तक झकझोर देता है। ये कोई दुखद घटना हो सकती है जो आपको 2 रास्तों के बीच खड़ा कर देती है। एक रास्ता पुरानी जिंदगी का है जो आसान लेकिन झूठी है। दूसरा रास्ता मुश्किलों भरा है, लेकिन यह आपकी सच्चाई और असली पहचान की ओर ले जाता है। इस मोड़ पर आपका फैसला आपकी आगे की यात्रा तय करता है। तीसरा चरण, नई संभावनाओं को देखना। इस स्टेज पर आप एक नई तरह की समझ और उत्सुकता से भर जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी आंखों पर से पर्दा हट गया हो। आप जिंदगी को एक बच्चे की मासूमियत और खुलेपन से देखने लगते हैं। नई खुशियां और डर आपको प्रेरित करते हैं और आपको लगता है कि कुछ भी संभव है। चौथा चरण, सीखने की भूख। इस चरण में आप अपनी जिंदगी में एक मार्गदर्शक या शिक्षक की तलाश करते हैं। आपको और गहराई से समझने और सीखने की इच्छा होती है, लेकिन यह समझ लें कि सीखने की प्रक्रिया में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। जब आप सीखने के लिए तैयार होंगे तो जीवन अपने सबक खुद आपके सामने लाएगा। पांचवां चरण, परिवर्तन और नया जन्म। यह चरण एक कठिन दौर हो सकता है जिसमें आप तकलीफ और परेशानियों का सामना करेंगे, लेकिन इन्हीं संघर्षों से आप नए अनुभवों और सीखों के साथ उभरेंगे। यह एक ऐसा समय है जब आप अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। यह दौर जितना कठिन होगा उतना ही गहरा आपका बदलाव होगा। छठा चरण, परीक्षा का समय। यह वह समय है जब जीवन आपको परखता है। यह आपके हौसले, धैर्य और आपकी सीखने की क्षमता की परीक्षा लेता है। यह ट्रायल आपके इरादों को मजबूत करता है। इस कठिन दौर से गुजरने के बाद आपको एक ऐसा इनाम मिलता है जो अनमोल होता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप हिम्मत और विश्वास बनाए रखें। सातवां चरण, जागरूकता और पूर्णता। आखिरकार यह वह स्टेज है जब आप असली जागरूकता और संतोष को महसूस करते हैं। आप यह समझ जाते हैं कि मौत जिंदगी का सच है और यह हर पल आपके करीब आ रही है। यह एहसास आपको हर दिन खुलकर जीने की प्रेरणा देता है। आप समझ जाते हैं कि खुशियों और सपनों को टालना जिंदगी का अपमान है। इस समरी का मकसद आपको इस सच्चाई से रूबरू कराना है कि जिंदगी छोटी है और इसे भरपूर जीने का समय अभी है। जैसा डार ने अपनी जर्नी में महसूस किया, वैसे ही आप भी इन 7 चरणों को अपनाकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी सच्चाई को अपनाएं और एक नई शुरुआत करें।